ये कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई। और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे स्टोरी में। 91 गर्म सांसें मदहोश करती है। अनंत कुंज की बात सुनकर डरी हुई थी, इसलिए वह बस यहाँ से भाग जाना चाहती थी, मगर कुंज अपनी पॉकेट की जेब में हाथ डालकर किसी राजा की तरह बेड से टेक लगाकर बैठ गया। उसने अनंत को देखा, जो खिड़की पर आधी चढ़ी हुई थी। वह अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए सार्कास्टिक लहजे में बोला, अगर हिम्मत है तो बस कूद जाओ। उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी, इसलिए चुपचाप नीचे आओ और फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन लगाकर मुझे दिखाओ, शुगर डैडी। मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है। अनंत उसे समझाते हुए बोली, मिस्टर कुंज, मेरी मॉम ने मुझे कुछ दिन से देखा नहीं होगा। उन्हें मेरी बहुत याद आ रही होगी। मेरी मॉम जब भी मुझे नहीं देखती हैं, वह रोने लगती हैं, इसलिए मुझे जल्दी घर जाना चाहिए। तब तक आप आराम करिए, रात होने से पहले मैं एक बार और आपसे मिलने आऊंगी, पक्का। कुंज की आंखें लाल हो चुकी थीं। वह गुस्से में बोला, शुगर डैडी, मैंने कहा मेरा पेशेंस खत्म हो चुका है। उसके गुस्से को देखकर अनंत सोचने लगी कि अगर वह अभी भाग गई तो कुंज उसे बाद में इससे भी ज्यादा ऊंचाई से फेंक देगा। वह तुरंत कमरे में वापस आ जाती है और धीरे धीरे बिस्तर के पास खड़ी हो गई। उसने फिजिक्स की बुक पर एक नजर डाली तो उसका मुंह बन गया। वह जल्दी से कुछ सोचने लगी और उसके होठों पर एक शातिर मुस्कुराहट आ गई। वह जल्दी से खुद को कुंज के ऊपर फेंकते हुए बिगड़ैल बच्चे की तरह बोली, मिस्टर कुंज, चलिए ना कुछ देर सोते हैं। हम अभी अभी तो आए हैं और हमने तो किस भी नहीं किया। मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ, ये सवाल बाद में लगाएंगे। अगर कुछ करना है तो हम किस कर सकते हैं, इसमें मैं बहुत अच्छी हूँ। इतना कहकर वह उसे किस करने वाली थी कि कुंज तुरंत उसके कॉलर को पकड़कर उसे दूर कर देता है। उसने अनंत के कॉलर को पकड़कर उसकी गर्दन को बुक की तरफ घुमा दिया और डोमिनेटिंग अंदाज में बोला, पेज नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो। उसने उसे एक बोरी की तरह बुक के ऊपर धकेल दिया। अनंत जल्दी से खुद को संभालते हुए बुक को उठाकर देखने लगती है। अनंत रुआसी सूरत बनाकर बोलती है, मिस्टर कुंज, आपको नहीं लगता फिजिक्स एक पाप है? मुझ जैसी लड़की को ये पाप नहीं करना चाहिए। मैं नहीं पाऊंगी। वह लेट जाती है। कुंज गुस्से में बोला, और तुम्हारा पैदा होना ही पाप है, चुपचाप क्वेश्चन लगाओ। कुंज देखता है कि अनंत अभी भी नहीं उठ रही है, तो उसे लगा इस उम्र में हर इंसान जिद्दी होता है, इसलिए उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। वह इस बार आराम से बोला, ठीक है, सिर्फ 2 कनेक्शन लगाओ, उसके बाद हम सोते हैं। अनंत अपने सर को ऊपर करके चालाकी से पूछती है, लेकिन मुझे कुछ करने को मिलेगा? इतना कहकर वह कुछ को ऊपर से नीचे तकरीरों से देखने लगती है। कुंज उसके सर पर मारकर बोला, क्या एक लड़की होकर तुम्हें इस तरह मुझसे सवाल करना चाहिए? अब जल्दी से बैठो। अनंत जल्दी से बैठ जाती है। वह कुंज की रैक से एक कॉपी और पेन निकाल लेती है और जल्दी से क्वेश्चन लगाने लगती है। इस क्वेश्चन को पहले भी कुंज ने उसे कई बार सिखाया था, इसलिए वह खुश होकर वही क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी जो उसे आता था। कुंज काफी गौर से उसे देख रहा था। उसका चेहरा अनंत के ठीक कंधे के पास था, इसलिए उसकी गर्म सांसें अनंत के ऊपर पड़ रही थी, जिससे अनंत बार बार उसे देख रही थी। उसकी नजर जब कुंज की कॉलर बोन पर पड़ी तो उसने अपने थूक को गटकते हुए फिर से क्वेश्चन लगाने लगी। वहीं नीचे वैशाली जी खुशी के मारे सबको फोन करके शादी के लिए इनवाइट कर रही थी। उनके हाथ में इस वक्त एक लिस्ट थी। वह जल्दी से कॉल कट करते हुए सौरभ से बोली, तुमने बाकी सबको इनवाइट कर लिया है ना? मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी यह शादी हो जाए। मुझे यकीन है शादी होते होते कुंज की याददाश्त भी वापस आ जाएगी, फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा था। वहीं सौरभ अपने गले को साफ करके बोला, हाँ आंटी, पर आप भूल गई हैं, प्रेसिडेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में शामिल होने वाले थे, मगर इस मीटिंग करने से उन्होंने मना कर दिया। ये सुनकर वैशाली जी कुछ सोचते हुए बोली, मैं कुंज के डैडी से कहूंगी कि वह इस मीटिंग में शामिल हो जाएं या फिर पिताजी से बात कर लूंगी। सौरभ कुछ सोचते हुए बोला, ये भी सही है, मगर फिर भी प्रेसिडेंट की जरूरत पड़ेगी। वैशाली जी थोड़ी परेशान होकर बोली, तो फिर मुझे अनंत से बात करनी पड़ेगी, क्या पता वह कुंज को मीटिंग में लेकर आ जाए। ये सुनकर सौरभ की आंखों में एक चमक आ गई और वह खुश होकर बोला, हाँ ये भी सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रेसिडेंट कुछ बोलते हैं या नहीं, बस उनका वहां पर बैठे रहना ही काफी है। वैशाली जी खुश होकर बोली, तो फिर ठीक है, जब अनंत नीचे आएगी तो मैं उससे बात करूंगी। मुझे लो शादी का जोड़ा भी सेलेक्ट करना है, मैं अनंत को लेकर शॉपिंग पर भी चली जाऊंगी, बस यह शादी अच्छे से हो जाए और कोई भी गड़बड़ ना हो। इतना कहते ही उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए। तभी मुंबई एयरपोर्ट पर एक लड़की, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और जो आसपास के लोगों को बहुत ही आसानी से हिप्नोटाइज कर रही थी, एयरपोर्ट के बाहर निकली। यह कोई और नहीं बल्कि डैनी थी। वह मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखती है, फिर हंसकर बोली, कुंज तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें वापस लेने आ गई हूं, मैं तुम्हें कभी किसी और का नहीं होने दूंगी। इतना कहते ही वह फिर से हंसने लगी। उसके चेहरे पर बहुत ही डरावने एक्सप्रेशन था। वह अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए आसपास देखती है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। जारी रखें। क्या डैनी कुंज को वापस ले जा पाएगी? क्या अनंत कुंज को बचा पाएगी? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ हमारी स्टोरी में, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। 92 थप्पड़ और मैं आपकी मिस्ट्रेस बन सकती हूँ। अनंत ने सारे क्वेश्चन कर लिए थे। अब वो कुंज को गले लगाकर सो रही थी। ऐसे ही रात हो चुकी थी। कुंज की नींद रात के 8 बजे खुली। कुंज ने देखा अनंत अभी भी सो रही थी, तो वो कुछ देर तक उसे देखता है, फिर उसके माथे पर बिखरे बालों को सही करते हुए उठकर वॉशरूम में चला गया। नीचे पहुंचते ही उसने देखा वैशाली जी हॉल में कुछ लहंगे और शेरवानी देख रही थी। वहां पर कई सारे डिजाइन मौजूद थे। उन सभी की नजर जैसे ही कुंज पर गई, सभी शॉक हो गए थे। किसी की नजर कुंज से नहीं हट रही थी, क्योंकि उन सभी ने कुंज को जब भी देखा था तो कुंज हमेशा मास्क में रहता था, लेकिन आज वो सभी उसका हैंडसम सा चेहरा देख पा रहे थे, जिस कारण सभी शॉक थे। लड़कियां तो कुंज से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी, वो सभी एकटक उसे घूर रही थी। उसमें से एक लड़की की आंखों में तो हवस दिख रही थी। कुंज बिना किसी पर ध्यान दिए किचन के अंदर चला जाता है। वैशाली जी ने उसे देखा था, लेकिन उनका पूरा ध्यान केवल लहंगे देखने पर ही था। कुंज किचन में पहुंचते ही अनंत के लिए प्लेट में खाना निकालने लगता है। तभी उसे प्यास लगती है। वह खाने को साइड में रखकर फ्रिज से पानी निकालता है। उसने अभी 2 घूंट ही पिया था कि तभी उसे महसूस हुआ कोई उसके करीब बढ़ रहा है। कुंज काफी ज्यादा अलर्ट हो गया था। तभी उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। कुंज का चेहरा डार्क हो गया था। कुंज बेरहमी से उस हाथ को मरोड़ते हुए एक किक उस इंसान को बिना देखे ही मारता है। तभी कुंज ने देखा एक लड़की जमीन पर गिर गई है। वो लड़की हैरानी से कुंज को देखने लगती है। कुंज का चेहरा इतना डार्क था कि बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। ये देखकर वह लड़की खुद को डरने से रोक नहीं पाई थी, मगर किसी तरह हिम्मत करके बोली, मिस्टर सिंह, आपने मुझे क्यों जमीन पर गिराया? वह शिकायती लहजे में ये बोलकर कुंज को देखने लगती है और फिर किसी तरह खड़ी होने की कोशिश करती है। उसने देखा कुंज उससे ज्यादा दूर नहीं है, तो वो चालाकी से उसके ऊपर गिरने की कोशिश करती है। ये देखकर कुंज एकदम से अपनी जगह से हट गया और वो लड़की संभल नहीं पाई, जिस कारण उसका सर फ्रिज से टकराते ही वह जमीन पर गिर गई। इस बार उसे और भी तेज दर्द हुआ। उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए थे।
उसने देखा कुंज खाने की प्लेट लेकर जा रहा है, तो वो लड़की जल्दी से उठते हुए बोली, मिस्टर सिंह रुकिए। कुंज नहीं रुक रहा था, तो वो लड़की दरवाजे के सामने आए हुए बोली, मिस्टर कुंज, क्या हम बात नहीं कर सकते? मैं वादा करती हूँ इसमें सबसे ज्यादा फायदा आपका ही होगा। कुंज का बिल्कुल भी मूड नहीं था कि वो उस लड़की की बातें सुने, मगर जब उसने उस लड़की उसका होगा तो उसे थोड़ा सा इंटरेस्ट आया। शर्मा लाते हुए देखा और यह सुना कि सबसे ज्यादा फायदा को उस लड़की को लगा कुंज उसकी बातों में आ गया है, तो वो डेविल स्माइल करके बोली, मिस्टर कुंज, मेरा नाम रेखा है, मैं सीनियर डिजाइनर हूँ। मिस्टर सिंह, आप बहुत हैंडसम है, आपको देखते ही मैं आपको पसंद करने लगी। मगर मैं ये नहीं कहती कि आप भी मुझे पसंद करो। लेकिन इतना कहते ही वो जानबूझकर रुक गई। फिर कुंज के करीब बढ़कर आपने होठों को सक करते हुए सिडेक्टिव आवाज में बोली, मिस्टर कुंज, क्या आप मुझे एक मौका दे सकते हैं? मैं आपको निराश नहीं करूंगी। यकीन मानिए, हमारे रिश्ते के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। वो कुंज को टच करने ही वाली थी कि रही उसे अपने घुटनों में तेज दर्द हुआ। अंडरस्को आह चीख सुनकर कुंज उस लड़की के पीछे देखता है तो वहां पर आनंद खड़ी थी, जिसके चेहरे पर इस वक्त काफी कठोर एक्सप्रेशन थे। अनंत उस लड़की के बालों को पकड़कर उसे कुंज से दूर कर देती है। फिर कुंज को देखते हुए सार्कास्टिक टोन में बोली, मिस्टर कुंज, मैंने तो बस कुछ वक्त के लिए आपको छोड़ा था और आपके आगे पीछे पहले ही तितलियां मंडराने लगी। आप तो घर पर भी सेफ नहीं है। ऐसा लगता है मुझे आपके लिए एक खास फोर्स तैयार करनी पड़ेगी जो आपको इन तितलियों से दूर रखे। इतना कहते ही वह गुस्से से उस लड़की को देखकर बोली, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर कुंज के करीब जाने की? वह लड़की ऊपर से नीचे तक आनंद को देखती है, फिर गुस्से में बोली, तुम कौन हो? क्या तुम मिस्टर कुंज के दोस्त हो? क्योंकि उनका कोई छोटा भाई नहीं है। बेहतर होगा तुम हमारे बीच ना बोलो और यहाँ से चले जाओ। अनंत को ऊपर से नीचे तक वह लड़की अभी भी देख रही थी। उसे लग रहा था आनंद एक लड़का है। उसके बाद वो कुंज को देखने लगी। वही अनंत ने देखा वह लड़की अभी भी कैसे कुंज को देख रही है, तो वह पास में रखी बोतल को उठाती है और बोतल खोलकर सारा पानी उस लड़की के ऊपर डाल देती है। वह लड़की पूरी तरीके से भीग चुकी थी। वह एक बेस्ट डिजाइनर थी, आज तक किसी ने उसके साथ ऐसी हरकत नहीं की थी, इसलिए वह काफी ज्यादा गुस्से में भर चुकी थी। वह गुस्से में आनंद को मारती कि उससे पहले ही आनंद उसके हाथ को पकड़कर उसके पीठ पर लगा देती है। फिर मुस्कुराते हुए बोली, ऐसी गलती मत करना क्योंकि मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। उसने बहुत ही बुरी तरीके से उस लड़की का हाथ पकड़ा था, जिस कारण उस लड़की के चिल्लाने की आवाज हाल में भी गूंज उठी और वहां मौजूद सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। वैशाली जी को याद आता है कि कुंज किचन में गया था फिर उन्होंने देखा एक डिजाइनर गायब है, तो वह घबराते हुए मन में बोली, कहीं इस लड़की ने कुछ कर तो नहीं दिया। वह जल्दी से भागते हुए किचन की तरफ जाने लगी। उनके साथ और भी कई सारे लोग किचन में आ जाते हैं और किचन के अंदर का नजारा देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वही डिजाइनर लड़की इस वक्त जमीन पर पड़ी थी और अनंत उसे गुस्से में देख रही थी। उस लड़की के चेहरे पर उंगलियां का निशान थे, क्योंकि अनंत ने उसे थप्पड़ मारा था। वह लड़की रोते हुए वैशाली जी को देखती है, फिर अपने आंसू पोंछकर कमजोरी सी आवाज में बोली, मिसेज सिंह, मैं यहाँ पर सिर्फ आपके बुलाने पर आई थी, वरना लोगों को जल्दी मेरा अपॉइंटमेंट तक भी नहीं मिलता और इस लड़के ने मुझे थप्पड़ मारा अभी और इसी वक्त मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे मारने की? इतना कहते ही वह वैशाली जी के करीब चली गई। उस लड़की के जितने भी जूनियर थे वह सभी गुस्से से आनंद को देखने लगते हैं। वही आनंद उन सभी को इग्नोर करते हुए बेफिक्र होकर खड़ी थी। उसने कुंज को देखकर मुंह बनाते हुए कहा, मुझे भूख लगी है। कुंज इस बीच चुपचाप खड़ा होकर सब देख रहा था, मगर जब अनंत ने कहा उससे भूख लगी है तो वो उसे लेकर रूम में जाने लगा। ये देखकर वैशाली जी को छोड़कर सभी हैरान थे, क्योंकि कुंज ने अनंत की कमर पर हाथ रख लिया था और उसे खुद से चिपका लिया था। वो लड़की जो कुंज को बहका रही थी वो शॉक हो गई थी।
उसे अजीब लगने लगा। एक पल के लिए याने कुंज को गे समझ लिया। कंटिन्यू। क्या अनंत ऐसे ही उस लड़की को जाने देगी या लेगी बदला? जानने के लिए बने रहे। 93 थप्पड़ पर थप्पड़ और मैं आपकी रखेल बनना चाहती हूँ। अनंत ने सारे क्वेश्चन कर लिए थे। अब वो कुंज को गले लगाकर सो रही थी। ऐसे ही रात हो चुकी थी। कुंज की नींद रात के 8 बजे खुली। कुंज ने देखा अनंत अभी भी सो रही थी। तो वो कुछ देर तक उसे देखता है। फिर उसके माथे पर बिखरे बालों को सही करते हुए उठकर वॉशरूम में चला गया। नीचे पहुंचते ही उसने देखा वैशाली जी हॉल में कुछ लहंगे और शेरवानी देख रही थी। वहां पर कई सारे डिजाइन मौजूद थे। उन सभी की नजर जैसे ही कुंज पर गई, सभी शॉक हो गए थे। किसी की नजर कुंज से नहीं हट रही थी, क्योंकि उन सभी ने कुंज को जब भी देखा था तो कुंज हमेशा मास्क में रहता था। लेकिन आज वो सभी उसका हैंडसम सा चेहरा देख पा रहे थे, जिस कारण सभी शॉक थे। लड़कियां तो कुंज से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। वो सभी एकटक उसे घूर रही थी। उसमें से एक लड्डू की आंखों में तो हवस दिख रही थी। कुंज बिना किसी पर ध्यान दिए किचन के अंदर चला जाता है। वैशाली जी ने उसे देखा था, लेकिन उनका पूरा ध्यान केवल लहंगे देखने पर ही था। कुंज किचन में पहुंचते ही अनंत के लिए प्लेट में खाना निकालने लगता है। तभी उसे प्यास लगती है। वह खाने को साइड में रखकर फ्रिज से पानी निकालता है। उसने अभी 2 छूट ही पिया था कि तभी उसे महसूस हुआ कोई उसके करीब बढ़ रहा है। कुंज काफी ज्यादा अलर्ट हो गया था। तभी उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। कुंज का चेहरा डार्क हो गया था। कुंज बेरहमी से उस हाथ को मरोड़ते हुए एक किक उस इंसान को बिना देखे ही मारता है। तभी कुंज ने देखा एक लड़की जमीन पर गिर गई है। वो लड़की हैरानी से कुंज को देखने लगती है। कुंज का चेहरा इतना डार्क था कि बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। ये देखकर वह लड़की खुद को डरने से रोक नहीं पाई थी, मगर किसी तरह हिम्मत करके बोली, मिस्टर सिंह, आपने मुझे क्यों जमीन पर गिराया? वह शिकायती लहजे में ये बोलकर कुंज को देखने लगती है और फिर किसी तरह खड़ी होने की कोशिश करती है। उसने देखा कुंज उससे ज्यादा दूर नहीं है, तो वो चालाकी से उसके ऊपर गिरने की कोशिश करती है। ये देखकर कुंज एकदम से अपनी जगह से हट गया और वो लड़की संचल नहीं भाई, जिस कारण उसका सर फ्रिज से टकराते ही वह जमीन पर गिर गई। इस बार उसे और भी तेज दर्द हुआ। उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने देखा कुंज खाने की प्लेट लेकर जा रहा है, तो वो लड़की जल्दी से उठते हुए बोली, मिस्टर सिंह रुकिए। कुंज नहीं रुक रहा था, तो वो लड़की दरवाजे के सामने आए हुए बोली, मिस्टर कुंज, क्या हम बात नहीं कर सकते? मैं वादा करती हूँ इसमें सबसे ज्यादा फायदा आपका ही होगा। कुंज का बिल्कुल भी मूड नहीं था कि वो उस लड़की की बातें सुने, मगर जब उसने उस लड़की को शर्माते हुए देखा और यह सुना कि सबसे ज्यादा फायदा उसका होगा, तो उसे थोड़ा सा इंटरेस्ट आया। उस लड़की को लगा कुंज उसकी बातों में आ गया है, तो वो डेविल स्माइल करके बोली, मिस्टर कुंज, मेरा नाम रेखा है, मैं सीनियर डिजाइनर हूँ। मिस्टर सिंह, आप बहुत हैंडसम हैं, आपको देखते ही मैं आपको पसंद करने लगी। मगर मैं ये नहीं कहती कि आप भी मुझे पसंद करो। लेकिन इतना कहते ही वो जानबूझकर रुक गई। फिर कुंज के करीब बढ़कर आपने होठों को सक करते हुए सिडेक्टिव आवाज में बोली, मिस्टर कुंज, क्या आप मुझे एक मौका दे सकते हैं? मैं आपको निराश नहीं करूंगी। यकीन मानिए, हमारे रिश्ते के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। वो कुंज को टच करने ही वाली थी कि रही उसे अपने घुटनों में तेज दर्द हुआ। अंडरस्को चीख सुनकर कुंज उस लड़की के पीछे देखता है, तो वहां पर आनंद खड़ी थी, जिसके चेहरे पर इस वक्त काफी कठोर एक्सप्रेशन थे। अनंत उस लड़की के बालों को पकड़कर उसे कुंज से दूर कर देती है। फिर कुंज को देखते हुए सार्कास्टिक टोन में बोली, मिस्टर कुंज, मैंने तो बस कुछ वक्त के लिए आपको छोड़ा था और आपके आगे पीछे पहले ही तितलियां मंडराने लगी। आप तो घर पर भी सेफ नहीं है। ऐसा लगता है मुझे आपके लिए एक खास फोर्स तैयार करनी पड़ेगी जो आपको इन तितलियों से दूर रखे।
इतना कहते ही वह गुस्से से उस लड़की को देखकर बोली, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर कुंज के करीब जाने की। वह लड़की ऊपर से नीचे तक आनंद को देखती है, फिर गुस्से में बोली, तुम कौन हो, क्या तुम मिस्टर कुंज के दोस्त हो, क्योंकि उनका कोई छोटा भाई नहीं है। बेहतर होगा तुम हमारे बीच ना बोलो और यहाँ से चले जाओ। अनंत को ऊपर से नीचे तक वह लड़की अभी भी देख रही थी। उसे लग रहा था आनंद एक लड़का है। उसके बाद वो कुंज को देखने लगी। वही अनंत ने देखा वह लड़की अभी भी कैसे कुंज को देख रही है, तो वह पास में रखी बोतल को उठाती है और बोतल खोलकर सारा पानी उस लड़की के ऊपर डाल देती है। वह लड़की पूरी तरीके से भीग चुकी थी। वह एक बेस्ट डिजाइनर थी, आज तक किसी ने उसके साथ ऐसी हरकत नहीं की थी, इसलिए वह काफी ज्यादा गुस्से में भर चुकी थी। वह गुस्से में आनंद को मारती कि उससे पहले ही आनंद उसके हाथ को पकड़कर उसके पीठ पर लगा देती है। फिर मुस्कुराते हुए बोली, ऐसी गलती मत करना क्योंकि मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। उसने बहुत ही बुरी तरीके से उस लड़की का हाथ पकड़ा था, जिस कारण उस लड़की के चिल्लाने की आवाज हाल में भी गूंज उठी और वहां मौजूद सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। वैशाली जी को याद आता है कि कुंज किचन में गया था फिर उन्होंने देखा एक डिजाइनर गायब है, तो वह घबराते हुए मन में बोली, कहीं इस लड़की ने कुछ कर तो नहीं दिया। वह जल्दी से भागते हुए किचन की तरफ जाने लगी। उनके साथ और भी कई सारे लोग किचन में आ जाते हैं और किचन के हैं, क्योंकि वही डिजाइनर लड़की इस वक्त जमीन पर पड़ी थी और अनंत उसे गुस्से में देख रही थी। अंदर का नजारा देखकर शॉक हो जाते। उस लड़की के चेहरे पर उंगलियां का निशान थे, क्योंकि अनंत ने उसे थप्पड़ मारा था। वह लड़की रोते हुए वैशाली जी को देखती है, फिर अपने आंसू पोंछकर कमजोरी सी आवाज में बोली, मिसेज सिंह, मैं यहाँ पर सिर्फ आपके बुलाने पर आई थी, वरना लोगों को जल्दी मेरा अपॉइंटमेंट तक भी नहीं मिलता और इस लड़के ने मुझे थप्पड़ मारा अभी और इसी वक्त। मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे मारने की। इतना कहते ही वह वैशाली जी के करीब चली गई। उस लड़की के जितने भी जूनियर थे वह सभी गुस्से से आनंद को देखने लगते हैं। वही आनंद उन सभी को इग्नोर करते हुए बेफिक्र होकर खड़ी थी। उसने कुंज को देखकर मुंह बनाते हुए कहा, मुझे भूख लगी है। कुंज इस बीच चुपचाप खड़ा होकर सब देख रहा था, मगर जब अनंत ने कहा उसे भूख लगी है, तो वो उसे लेकर रूम में जाने लगा। ये देखकर वैशाली जी को छोड़कर सभी हैरान थे, क्योंकि कुंज ने अनंत की कमर पर हाथ रख लिया था और उसे खुद से चिपका लिया था। वो लड़की जो कुंज को बहका रही थी, वो शॉक हो गई थी। उसे अजीब लगने लगा। एक पल के लिए उस लड़की ने कुंज को गे समझ लिया। वो पहले कुंज को प्यार से देख रही थी, मगर अब अजीब नजरों से देखने लगी, क्योंकि उसे लेटेस्ट न्यूज मिल गई थी कि सिंह परिवार का वारिस एक गे है। कंटिन्यू। क्या अनंत ऐसे ही उस लड़की को जाने देगी या लेगी बदला? जानने के लिए बने रहे। 94 अनंत की प्रेगनेंसी का सच आया कुंज और वैशाली जी के सामने। अनंत ने जब उस लड़की की आंखों में देखा तो वह समझ गई कि वह लड़की क्या सोच रही है। उसने अपने होठों पर एक शरारती मुस्कुराहट सजाए और कुंज से चिपकते हुए उसके गालों को सहलाया। फिर उसके सीने पर अपने होठों को रगड़ते हुए कुंज के शर्ट के अंदर हाथ डालते हुए मुस्कुराकर बोली, मिस्टर कुंज, रूम में चलिए ना, जल्दी, मुझसे और इंतजार नहीं होता। उसकी डबल मीनिंग बात सुनकर कुंज अपनी आंखें छोटी कर उसे देखता है। उसी समय वैशाली जी अपने गले को साफ करते हुए सीनियर डिजाइनर लड़की से कोल्डली बोली, तुमने क्या कहा कि तुमसे मिलने के लिए लोग अपॉइंटमेंट तक नहीं ले पाते? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं तुमसे भीख मांगने आई थी कि तुम मेरे बेटे की शादी के लिए ड्रेस तैयार करो। शायद तुम भूल रही हो कि मैंने सिर्फ एक बार कहा था और तुमने बहुत ही आसानी से मान भी लिया था। तुमने खुद कहा था कि यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि तुम्हें सिंह खानदान की बहू के लिए कपड़े डिजाइन करने का मौका मिल रहा है, मगर अब तुम अपनी बातों से पलट रही हो। वैशाली जी ने अपनी आवाज में और सख्ती लाते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिंह खानदान तुम्हारे जैसे डिजाइनर को अफोर्ड नहीं कर सकता? पर अब मुझे लगता है कि तुमने सच में सही सोचा था।
सिंह खानदान तुम्हें ही नहीं बल्कि ऐसे किसी भी डिजाइनर को अफोर्ड नहीं कर सकता जो मेरे बेटे को बहकाने की कोशिश करे। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे बेटे को बहकाकर सिंह खानदान में आ जाओगी? फिर उन्होंने गुस्से में गार्ड को बुलाया और गुस्से में ऑर्डर देते हुए कहा, इस लड़की को अभी और इसी वक्त बाहर फेंको। गार्ड तुरंत आते हैं और जबरदस्ती उस लड़की को अपने साथ ले जाने लगते हैं। वह लड़की चिल्लाती है मगर इसका कोई फायदा नहीं होता। उसके टीम मेंबर भी बगैर कोई सवाल किए वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद केवल वैशाली जी, अनंत और कुंज ही वहां बचे थे। कुंज गुस्से से वैशाली जी को देखता है तो वैशाली जी जल्दबाजी में माफी मांगते हुए कहती हैं, सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था कि वह लड़की इतनी घटिया हो जाएगी। पर अब चिंता मत करो, वह यहाँ नहीं आएगी। लेकिन कुंज उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और अनंत की कॉलर को पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है। अनंत ने इस मौके का फायदा उठाते हुए कुंज के शर्ट के और बटन खोल दिए और उसके सिक्स पैक पर हाथ फेरने लगती है। कुंज गुस्से में उसे घूरते हुए देखता है तो अनंत मुस्कुराते हुए अपने दांत दिखाती है। कुंज उसकी कॉलर को पकड़कर उसे हल्का सा खींचते हुए गुस्से से कहता है, अपने पंजों को सही सलामत रखो वरना इन्हें काटने में मुझे जरा भी वक्त नहीं लगेगा। जल्दी से इन्हें मुझसे दूर करो। अनंत कुंज को तंग करते हुए अपनी कलाई बाहर निकाल लेती है और वैशाली जी की तरफ देखती हुई मुंह फुलाकर बोलती है, मॉम देखिए ना आपका बेटा मेरे साथ क्या कर रहा है। वो मुझे ऐसे उठाकर फेंक देता है जैसे मैं कोई बोरी हूं। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं उसे छू सकूं? आखिर यह और क्या चाहते हैं? इन्हें कौन छुए? वैशाली जी कुंज को गुस्से में देखकर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कुंज जिस तरह से उन्हें घूर रहा था उसे देखकर उन्हें लगा कि उनका भाग जाना ही बेहतर होगा। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, आनंद बेटा, कुंज तुमसे बड़ा और समझदार है। वह जरूर तुम्हारे भले के लिए ये सब करता होगा। वह नहीं वाहता होगा कि शादी से पहले तुम दोनों के बीच कुछ हो। इतना कहकर वह तुरंत वहां से भाग गई। ये देखकर आनंद निराश होकर कुंज को देखती है क्योंकि वो वैशाली जी को बताना चाहती थी कि कुंज ने ऑलरेडी उसके साथ सब कुछ कर लिया है। कुंज एक डेविल स्माइल के साथ अनंत से कहता है, लगता है तुम्हें काफी शिकायत है मेरे बारे में। अनंत आंख मारकर बोली, रूम में चलिए न, एक बेबी करने के प्लानिंग करते हैं। कुंज का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वह गुस्से में बोला, शट अप। तो अनंत मुंह बनाकर बोली, मुझे मॉम के पास सोना है। कुंज आनंद के कॉलर को कसकर पकड़ता है और गुस्से में कहता है, तुम सिर्फ मेरे साथ सो सकती हो सुगर डैडी। अनंत भागने की कोशिश करती है लेकिन कुंज उसे जबरदस्ती पकड़कर रूम में खींच ले जाता है। अगली सुबह पूरे घर में तहलका मच चुका था। हर कोई डर के साए में था क्योंकि आज कुंज राक्षस बन चुका था। कुंज के डर से किसी भी गाइस या नौकर की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह घर के अंदर कदम तक रखे। हर कोई घर के बाहर ही खड़ा था। कुंज हाल में घूम रहा था और अचानक गुस्से में आकर वह एक फूलदान को तोड़ देता है। गुस्से से वह चिल्लाता है, अभी तक डॉक्टर क्यों नहीं आया? उसके चिल्लाने से बाहर खड़े गाइस और आर्मी ऑफिसर्स में डर के एक दूसरे को देखते हैं और किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वह अंदर जाकर कुछ बोले। कुंज जब देखता है डॉक्टर अभी तक नहीं आए हैं तो वह ऊपर रूम में चला जाता है। आनंद को वॉमिटिंग हो रही थी। वो वॉशरूम में थी। अचानक वह बैलेंस खोकर गिरने लगती है लेकिन कुंज उसे जल्दी से पकड़ लेता है। आनंद का चेहरा पीला पड़ चुका था और वह बहुत कमजोर लग रही थी। कुंज फिक्र भरे अंदाज में पूछता है, सुगर डैडी तुम्हें क्या हुआ है? सुबह से तुम्हें बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है, तुम्हें क्या हुआ है? आनंद आंखों को मसलते हुए कमजोर आवाज में बोलती है, मुझे नहीं पता लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मुझे और भी ज्यादा सोना है लेकिन वॉमिटिंग भी जा रही है। कहीं मैं मरने तो नहीं वाली? अभी तक तो हमने शादी भी नहीं की। आपने मेरे लिए कितने महंगे कपड़े खरीदे हैं, अभी तक मैंने उनमें से एक भी नहीं पहना है। मैं इतनी जल्दी कैसे मर सकती हूँ? कुंज गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, शट अप, और उसे गोद में उठाकर रूम में ले आता है। कुंज आनंद को बेड पर लिटाता है। ठीक उसी वक्त किसी ने दरवाजा खटखटाया।
कुंज लाल आंखों से दरवाजे की तरफ देखता है और चिल्लाता है, तुम लेट हो। डॉक्टर डरते हुए अंदर आते हैं और कुंज गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें सिर्फ 10 मिनट दिए थे। डॉक्टर डरते हुए जवाब देता है, मिस्टर सिंह, मैं तो 10 मिनट के अंदर ही आ गया था, आप देख सकते हैं। कुंज गुस्से से बोलता है, इसका चेकअप करो और बताओ इसे क्या हुआ है। डॉक्टर धीरे धीरे आनंद की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वह आनंद के हाथ को छूने वाले होते हैं, कुंज गुस्से में बोलता है, उससे टच मत करो, बस चेकअप करो और बताओ उसे क्या हुआ है। डॉक्टर माथे पर आए पसीना पोंछते हुए कहते हैं, मगर मैं इन्हें टच किए बिना कैसे बता सकता हूं कि इन्हें क्या हुआ है। कुंज डॉक्टर को जानलेवा नजरों से देख रहा था। डॉक्टर ने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए कहा, मिस्टर सिंह, मैं वादा करता हूं कि मैं केवल उनके हाथ की नम को बेंड करूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कुंज ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें अब भी डॉक्टर पर कड़ी थीं, जैसे वह डॉक्टर से यह चाहता हो कि वह आनंद की नब्ज के अलावा कुछ भी टच न करे। डॉक्टर ने धीरे धीरे आनंद की नब्ज को चेक किया। कुछ देर बाद अचानक डॉक्टर का चेहरा बदल गया और वह हैरान नजरों से कुंज और आनंद को देखने लगे। कुंज दांत पीसते हुए बोला, क्या तुम खुद को डॉक्टर कहते हो, और तुम अभी तक ये नहीं पता लगा पाए कि प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर ने एक पल कुंज को देखा और फिर आनंद को देखकर शॉक होकर कहा, मिस्टर सिंह, वाह। इतने में डॉक्टर शांत हो गए क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो सकता है। उनकी नजरों में आनंद एक लड़का था, वह सोच नहीं पा रहे थे कि एक लड़का कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है, कहीं मेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया। इतना कहकर डॉक्टर फिर से आनंद की नब्ज चेक करते हैं। उनका चेहरा और भी पीला पड़ जाता है और वह थोड़ा घबराते हुए कहते हैं, मुझे लगता है कि आपको इन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए। मुझे पहली बार खुद पर शक हो रहा है कि भला एक लड़का कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है। मुझे लगता है आपको इनका ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। तभी वैशाली जी रूम में आकर खड़ी होती है। जैसे ही उन्हें प्रेग्नेंट शब्द सुनाई देता है, वह चौंक जाती है। उनके हाथ से ब्रेकफास्ट की प्लेट गिरकर जमीन पर टूट जाती है। कुंज अब भी आनंद को देख रहा था और वैशाली जी भी आनंद को सरप्राइज होकर देख रही थी। आनंद का रिएक्ट सबसे अलग था। वो खुश हो गई जैसे उससे खजाना मिल गया हो। क्या करेगा अब कुंज? आखिर आनंद के दिमाग में क्या चल रहा? वैशाली जी अब क्या करेगी? जानने के लिए बने रहे। रीबॉथ क्वीन ऑफ द डेंजरस माफिया गर्ल स्टोरी में हमारे फ्रेंड विनीता जी कह रहे हैं कि हीरो हीरोइन को जल्दी से मिलाओ, और ज्ञानेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि एपिसोड को काफी बड़ा बनाओ, और यहाँ तक कि हमारे एक फ्रेंड ने कह दिया कि 100 एपिसोड एक ही एपिसोड में दे दो, और फ्रेंड्स कह रहे हैं कि अभी लड़ाई और नोकझोंक चलने दो, वह काफी अच्छा लग रहा है। तो यार मैं सच में बता रही हूँ कि 5 एपिसोड लिखने में ही मुझे 2 घंटे लग जाते हैं, इसलिए एक साथ 100 एपिसोड देना तो संभव नहीं है। और रही बात रोमांस और सस्पेंस की, तो कुछ एपिसोड तक अभी हम सस्पेंस बनाए रखते हैं जिससे स्टोरी भी अच्छी लगे, फिर उसके बाद रोमांस भी सभी का एक साथ ही शुरू करेंगे। मयंक और लिया की जोड़ी बनाएंगे, ओम और निया की और ईशा के साथ शिवाय की लव स्टोरी आगे बढ़ाएंगे, और अपने हीरो हीरोइन तो सबको पता ही है, और रिबॉथ इन अदर वर्ल्ड और रिवर्थ मिस्टीरियस मैजिकल गर्ल, इन दोनों का नेक्स्ट एपिसोड हम जल्दी ही लेंगे। बस अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से लेट हो रही है, लेकिन जल्द है इस स्टोरी को हम शुरू कर देंगे। तो चलिए हम अपनी इस स्टोरी में अब आगे बढ़ते हैं। 95 मेरा बच्चा मेरा फिजिक्स का होमवर्क करेगा। अनंत कभी डॉक्टर को देखती, कभी कुंज को, तो कभी वैशाली जी को देखती, मगर उसके चेहरे को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह उदास है या दुखी है। वह शौक जरूर थी, मगर वह खुश भी थी। उसने अपनी तिरछी नजरों से कुंज को देखा, जिसके चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं था। ये देखकर वह जल्दी से अपने इमोशंस को छुपा लेती है, फिर शॉक होने का नाटक करते हुए डॉक्टर को देखकर बोली, क्या कहा डॉक्टर, मैं प्रेग्नेंट हूँ? क्या सच में मैं प्रेग्नेंट हूँ? डॉक्टर अपने सर को हिलाते हुए बोले, हाँ आप प्रेग्नेंट हैं। ये सुनते ही अनंत फिर से तिरछी नजरों से कुछ को देखने की कोशिश करती है, जो अभी भी बिना किसी इमोशंस के अनंत को देख रहा था, जैसे वह इस प्रेगनेंसी वाली न्यूज को डाइजेस्ट ही न कर पा रहा हो। वैशाली जी जल्दी से बेड पर बैठ जाती हैं और अपने कांपते हुए हाथों से अनंत के हाथ को पकड़कर पूछती हैं, अनंत क्या ये सच है?
क्या तुम सच में? इतना कहते हुए वह अपने मुंह पर हाथ रख लेती है, फिर कुंज को देखने लगती है। वैशाली जी का चेहरा धीरे धीरे कठोर हो जाता है। वह अनंत के हाथों को कसकर पकड़ते हुए गुस्से में कुंज से बोली, कुंज, तुमने उसकी उम्र देखी है? वह अभी कितनी छोटी है, और तुमने उसे प्रेग्नेंट कर दिया, वह भी शादी से पहले। क्या तुम्हें अंदाजा भी है अगर बाहर यह बात चली गई तो लोग अनंत के बारे में कैसे कैसे बातें करेंगे? वह अभी एक कॉलेज स्टूडेंट है, लोग उसका जीना मुश्किल कर देंगे। कुंज उन्हें अपनी गहरी आंखों से देखता है, फिर डॉक्टर को घूरते हुए गुस्से में बोला, क्या तुम्हें यहां से जाने के लिए इनविटेशन कार्ड छपाओ? डॉक्टर डरते हुए वहां से भाग गए। वैशाली जी गुस्से से बोली, डॉक्टर के ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो? प्रेग्नेंट तुमने किया है आनंद को, किसी और ने नहीं। और डॉक्टर को क्यों बाहर भेज दिया? कम से कम मैं अनंत की कंडीशन के बारे में तो जान सकती हूँ कि वह ठीक है या नहीं। मुझे अच्छे से याद है, तुमने उस दिन कैसे बेशर्मों की तरह मुझे कॉल करके कहा था कि तुम अनंत के साथ सो चुके हो, इसलिए मैं तुम दोनों की शादी जल्दी करवा दूं। मुझे लगा था कम से कम तुम इस बात का ध्यान रखोगे कि अनंत प्रेग्नेंट ना हो, मगर तुम इतने ज्यादा बेशर्म निकले, तुमने सेफ्टी पर ध्यान ही नहीं दिया। क्या तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या हो सकता है? कुंज कुछ कहने ही वाला था कि वैशाली जी गुस्से में आगे बोली, एक मिनट, कहीं तुम ये तो नहीं कहने वाले हो कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है? खबरदार, अगर ऐसा कहने की हिम्मत की तो मैं एक बार को विश्वास कर सकती हूँ कि तुम अपना मुंह कहीं बाहर काला करके आए हो, मगर खबरदार अगर मेरी बहू पर शक किया तो ये बच्चा तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसके साथ ऐसी बेशर्मी भरी हरकत किसी ने नहीं की थी। मैंने वह सब कुछ रिकॉर्ड भी किया था, तुम चाहो तो मैं सुना सकती हूँ, जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम अनंत के साथ नाइट स्पेंड कर चुके हो। अनंत ने जब देखा कि कुंज डांट खा रहा है, तो वह खुश होकर अपने दांत दिखाने लगी। उसके दांत को देखकर कुंज को गुस्सा आने लगा। वह दांत पीसते हुए बोला, अपने दांत दिखाना बंद करो, वरना इन्हें तोड़ने में मुझे समय नहीं लगेगा। उसकी डांट सुनकर अनंत ने वैशाली जी के पास जाकर उनसे चिपकते हुए भोली सी शक्ल बनाकर बोला, मॉम, देखिए ना मुझे कैसे डांट रहे हैं। अभी तो शादी भी नहीं हुई, शादी के बाद क्या करेंगे? वैशाली जी जल्दी से अनंत को गले लगाकर कुंज से बोली, खबरदार, अगर उसे डांटा तो क्या तुम देख नहीं सकते, वह प्रेग्नेंट है। अगर तुम उसे इस तरीके से डांटोगे तो वह डर जाएगी, फिर बच्चा भी डर जाएगा। कुंज एक झटके से अनंत के हाथ को पकड़कर अपनी बाहों में खींच लेता है, फिर उसके गालों को सहलाते हुए डेविल स्माइल करके बोला, सुगर डैडी, क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज सुनकर? क्या तुम्हें रोना नहीं चाहिए कि मैंने इतनी कम उम्र में तुम्हें प्रेग्नेंट किया है? अनंत अपने दांत दिखाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसमें मेरे बहुत सारे फायदे हैं। ये सुनकर वैशाली जी हैरान हो जाती हैं। वही कुंज उसे गहरी आंखों से घूरने लगता है, तो अनंत एक्साइटेड होकर बोली, जब उस गौरवी को पता चलेगा मैं प्रेग्नेंट हूं, तो वह जलाबुझ कर राख हो जाएगी। और सोचिए, जब सौरभ, गौरव, राजीव और जिन जिन लोगों को लगता है मैं एक लड़का हूं, सबको पता चलेगा मैं प्रेग्नेंट हूं, तो उन सबकी शक्ल देखने लायक होगी। यही नहीं, जरूर मेरा बच्चा मेरे जैसा ही क्यूट और हैंडसम होगा। मैं थोड़ा शो ऑफ कर सकती हूँ कि ऐसा बच्चा सिर्फ मैं पैदा कर सकती हूँ। क्या पता ये जुड़वा बच्चे हो, ट्रिपलेट हो, या इससे ज्यादा हो। और मेरा सबसे बड़ा फायदा, इक्शुना कहते ही वह शांत होकर कुंज को देखने लगती है। उसने अपने मुंह को एकदम बंद कर लिया, तो कुंज अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए गहरी आवाज में पूछता है, और सबसे बड़ा फायदा क्या है? अनंत थोड़ा दूर होते हुए बोली, मुझे अभी भी वॉमिटिंग जैसी आ रही है, मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना चाहिए। कुंज गुस्से में पूछता है, मैंने पूछा, बताओ, सबसे बड़ा फायदा क्या है? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? जब वह फोर्स करता है, तो अनंत उससे थोड़ा दूर जाते हुए बोली, मैं उसे बचपन से ही फिजिक्स के लिए ट्रेन कर दूंगी, फिर वह मेरा कॉलेज का होमवर्क कर दिया करेगा। ये वाली बात सुनकर कुंज को महसूस हुआ कि उसे अनंत का सिर खोलकर देखना पड़ेगा, आखिर उसके दिमाग में क्या भरा पड़ा है। मगर कुंज प्रेगनेंसी की न्यूज सुनकर खुश नहीं लग रहा था।
अनंत ने यह महसूस कर लिया था, मगर उसने वैशाली जी के सामने कुछ भी नहीं पूछा। उसने वैशाली जी को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, मॉम, मुझे ब्रेकफास्ट करना है। ये सुनकर वैशाली जी जमीन पर पड़े ब्रेकफास्ट को देखते हुए फिर गिल्ट से बोली, चिंता मत करो, मैं अभी इस नौकरों से साफ करवा कर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाती हूँ। इतना कहती हुई वह जल्दी से चली जाती है। उनके जाते ही अनंत कुंज के हाथ को पकड़ लेती है और दूसरे हाथ से कुंज के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर सीरियस होकर पूछती है, मिस्टर कुंज। उसने जैसे ही यह कहा, कुंज उसके होठों पर अपनी उंगली रख देता है और उसकी तरफ झुकने लगता है। अनंत कंफ्यूजन में उसे देख रही थी। कुंज उसके बेहद करीब जाकर उसके कान में अट्रैक्टिव आवाज में बोला, सुगर डैडी, तुम्हारी बात सुनकर ऐसा लगता है हम काफी पहले से एक दूसरे को जानते हैं। हमारी शादी भी होने वाली थी, फिर भी तुम मुझे मिस्टर कुंज क्यों बोलती हो? क्या तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा सा अजीब है और तुम्हें मुझे कुछ और कहना चाहिए? लाइक बेबी, हनी, हब्बी, स्वीट हार्ट। अनंत उसे शरारत भरी नजरों से देखती है, फिर उसे बेड पर लेटाते हुए उसके शर्ट के बटन खोलकर उसके सीने पर हाथ फेरते हुए लस्ट भरी आवाज में बोली, आपको नहीं लगता इस हालत में आपको मेरी सेवा करनी चाहिए? कुंज उसके इरादे को अच्छे से समझ चुका था। वह जल्दी से अनंत के हाथ को पकड़कर गुस्से से बोला, कितनी बार कहा है अपने पंजों को मुझसे दूर रखो। अनंत मुंह फुलाते हुए बोली, एक प्रेग्नेंट लड़की की हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहिए। मैंने पढ़ा है कि बच्चे की जो भी ख्वाहिश होती है वह सबसे पहले मॉम को पता चलती है। यानी हमारे बच्चे की जो भी ख्वाहिश होगी वो मुझे पता चलेगा। बेबी चाहता है इस वक्त में आपके साथ यह सब करूं, मैं कुछ भी नहीं चाहती हूं, वही चाहता है। इतना कहकर वह फिर से उसके सीने पर हाथ फेरने लगती है क्योंकि उसे बहुत अच्छा लग रहा था। कुंज उसकी कमर पर हाथ रखते हुए दांत पीस कर बोला, तो अपने बच्चे से बोलो अपने अरमानों को रोक ले, वरना उसके साथ साथ तुम्हें भी इसी बेड पर बांध दूंगा। इतना कहकर वह तुरंत उससे दूर हो जाता है। कुंज थोड़ा सा सीरियस था। अनंत को नहीं पता लग पा रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तभी वैशाली जी ब्रेकफास्ट लेकर आ जाती हैं। वह बहुत खुश लग रही थी। उन्हें एक नजर देखते हुए कुंज तुरंत वहां से चला जाता है। कुंज स्टडी रूम में पहुंचता है। वह काफी सीरियस था और आसपास की चीजों को काफी गौर से देख रहा था। भले उसे कुछ याद नहीं था, मगर फिर भी उसे अच्छे से पता था कि क्या चीज कहाँ रखी हुई है। वह लैपटॉप को उठाकर उसे ऑन करता है, फिर किसी गहरी सोच में गुम हो जाता है। ऐसे ही शाम हो जाती है। वैशाली जी ने सभी को अनंत की प्रेगनेंसी वाली बात बता दी थी और यह बात कुंज को अभी पता नहीं थी। वह स्टडी रूम में बैठा था। भानु प्रताप जी और मिस्टर सिंह दोनों ही कुंज के प्राइवेट विला आ चुके थे। पूरे हॉल में सन्नाटा पसरा था। अनंत एक किनारे बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मिस्टर सिंह आर्मी यूनिफॉर्म में थे। वह गुस्से से बोले, कुंज नीचे आओ। कुंज। अनंत मन में बड़बड़ाई, यहाँ चलने क्या वाला है? कहीं ये सभी मिस्टर कुंज, मेरा मतलब मेरे होने वाले हस्बैंड को जेल में तो नहीं डालने वाले? ऊपर से उनकी याददाश्त भी नहीं है। वह अपने मन में ये बोलते हुए सीढ़ियों की तरफ देखती है, जहां से कुंज एक्सप्रेशनलेस भाव से आ रहा था, जैसे कोई माफिया किंग हो। मिस्टर सिंह गुस्से से भड़कने वाले थे, तभी कुंज एक्सप्रेशनलेस भाव से बोला, आप सब कौन है? ये सुनते ही अनंत को हंसी आ जाती है। वहीं मिस्टर सिंह और भानु प्रताप जी उसे और भी ज्यादा गुस्से से देखने लगते हैं। तो अब आगे स्टोरी में क्या होगा जानने के लिए स्टोरी को पूरा सुने। अब चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। 96 जानलेवा हमला। मिस्टर सिंह कुंज को घूरते हुए बोलते हैं, मुझे पता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुमने पहले इस बार में पता कर लिया है कि मैं तुम्हारा पिता हूं। इसलिए ये ड्रामा करना बंद करो कि तुम मुझे पहचानते नहीं हो। क्या तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? तभी भानु प्रताप जी आगे आते हुए गुस्से में बोले, कुंज, तुम हमेशा से ही डिसिप्लिन में रहे हो, कभी ऐसा काम नहीं किया जिससे हमारे खानदान का सिर शर्म से झुक जाए। मगर तुमने इस बार जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा।
क्या तुम्हें पता है, शादी से पहले तुमने अनंत को प्रेग्नेंट कर दिया है। अगर यह बात बाहर गई तो हमारे खानदान की कितनी ज्यादा बदनामी होगी। और तुम खुद को देखो, तुम्हारी उम्र कितनी है और अनंत की उम्र कितनी है। इस उम्र में क्या तुम दोनों एक बच्चे की जिम्मेदारी ले सकते हो। अनंत, जो किनारे खड़ी थी, उछलते हुए एक कदम आगे आती है। वह तुरंत बताने वाली थी कि वह बच्चे की जिम्मेदारी ले सकती है ताकि वह फ्यूचर में फिजिक्स पढ़ने में उसकी मदद कर सके। मगर उसने देखा कि कुंज उसे कैसे देख रहा है, तो वो अपना मुंह बंद कर लेती है। कुंज अपनी पॉकेट में हाथ डालकर बहुत ही डोमिनेटिंग तरीके से भानु प्रताप जी को देखता है, फिर जाकर सोफे पर बैठ गया। उसने अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ा लिया, जैसे वह कहीं का राजा हो। फिर टेबल से एक चाकू उठाकर अपने हाथ में घुमाते हुए भानु प्रताप जी को देखकर सर्दी आवाज में बोला, अगर मैंने शादी से पहले उसे प्रेग्नेंट कर दिया तो इससे आप सबका क्या लेना देना। यह मेरा अपना पर्सनल मामला है। और रही बात उम्र की, तो अगर आप लोग मेरे परिवार वाले हैं तो आपको मेरी उम्र जरूर पता होगी। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और सबसे आखिरी बात, आपकी माफी किसे चाहिए। मैंने अनंत को प्रेग्नेंट किया, अगर आप इसके लिए मुझे माफ नहीं कर सकते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। उसके एक एक शब्द जहरीले थे, जिससे भानु प्रताप जी और मिस्टर सिंह का गुस्सा और बढ़ गया। वहीं वैशाली जी अपने सिर को पीट लेती है। वह खुद से बड़बड़ाती हैं, ये लड़का अपना मुंह बंद क्यों नहीं रख सकता। उन्होंने देखा कि बात बिगड़ने वाली है, तो वह जल्दी से कुंज के पास जाकर उसे समझाते हुए बोली, बेटा, तुम्हारे दादा और डैड तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं। बेटा, तुम 23 के होने वाले हो और अनंत 18 की है। बस इसी वजह से हम सबको फिक्र है, क्योंकि जिस उम्र में अनंत है, उसे प्रेगनेंसी में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ऊपर से वह कितनी ज्यादा दुबली पतली है। और मैंने आज तक एक राज हर किसी से छुपा के रखा है, लेकिन ऐसा लगता है वक्त आ गया है कि मैं सबको बताऊं। उन्होंने जैसे ही कहा, हर कोई उन्हें देखने लगा। अनंत भी उन्हें आईब्रो सिकोड़कर देखने लगी। वैशाली जी गहरी सांस लेकर अनंत के पास जाती है, फिर उसके हाथ को पकड़कर उसे देखते हुए बोली, अनंत, तुम्हें याद है, तुम हर वक्त अपनी मॉम से सवाल करती थी कि तुम्हारी मॉम तुम्हें लड़कियों की तरह रहने क्यों नहीं देती और हमेशा तुम्हें लड़कों की तरह क्यों रहना पड़ता है। क्यों पैदा होते ही तुम्हारी मॉम ने तुम्हें लड़कों की तरह रहना सिखाया। तुम हमेशा उनसे लड़ती झगड़ती थी, मगर फिर भी तुम्हारी मॉम ने कभी भी तुम्हें लड़कियों की तरह रहने की परमिशन नहीं देती। ये सुनते ही अनंत के कान खड़े हो गए, क्योंकि वह इस बारे में जानना चाहती थी। वह वैशाली जी के हाथ को कस के पकड़ती है और जल्दी से बोली, अगर आपको पता है कि वह ऐसा क्यों करती थी, तो आप मुझे बताइए ना। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि वह बचपन से ही मुझे लड़कों की तरह रखती है। वैशाली जी अपने होठों को दबा लेती हैं, जैसे सोच रही हो कि बताएं या नहीं। मगर उन्होंने अपने दिल में ठान लिया था कि वह इस राज को अनंत को बता देंगी। वह अनंत के गालों पर हाथ फेरते हुए बोली, अगर तुम्हारी मॉम तुम्हें लड़का बनाकर ना रखती, तो तुम कब की मर चुकी होती। तुम्हारा खुद का परिवार ही तुम्हें मार चुका होता। यहाँ तक कि तुम्हारे अपने पिता ही तुम्हें मार डालते। तुम्हें बचाने के लिए ही तुम्हारी मॉम ने इतने सालों से यह राज छुपाया था। इस बारे में मेरे अलावा और किसी को नहीं पता। मिस्टर सिंह और भानु प्रताप जी भी एक दूसरे को देखने लगते हैं। वहीं अनंत के मरने वाली बात सुनकर कुंज की आंखें गहरी हो गई थीं। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि उसकी आंखें कितनी लाल हो गई थीं। वह अपने हाथ में पकड़े चाकू को काफी तेज पकड़ लेता है और वैशाली जी के आगे बोलने का इंतजार करने लगता है। वैशाली जी अनंत को देखते हुए धीमे स्वर में बोली, अनंत, तुम्हारी मॉम तुम्हें आहूजा खानदान में तुम्हारी जो जगह है, वह दिलाना चाहती है। वह चाहती है कि तुम्हें हर एक चीज मिले जो तुम्हारी है। इसलिए वह इतना मेहनत कर रही है। अगर यह सच किसी को भी पता चल गया कि तुम एक लड़की हो, तो वे लोग अपनी गंदी चाल चलकर तुम्हें और तुम्हारी मॉम को मरवा देंगे। तुम्हारी मॉम ने इतने सालों में जो कुछ भी कमाया है, हर एक चीज वे लोग छीन लेंगे। अनंत जैसे जैसे सुन रही थी, वह काफी ज्यादा गंभीर होती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ शीतल जी कहीं जा रही थी।
वह कार में बैठी थी और फोन पर किसी से बात कर रही थी। ड्राइवर तेजी से कार को आगे की तरफ बढ़ा रहा था। शीतल जी बात करते हुए थोड़ी घबराई हुई थी। उनके हाथ कांच रहे थे। वह घबराकर बोली, नहीं कब प्लीज किसी को मत बताओ कि अनंत एक लड़की है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो। मगर दूसरी तरफ जो भी इंसान था उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर शीतल जी की आंखों में आंसू आ गए। ठीक उसी वक्त कार पर गोली चलने की आवाज आने लगी। शीतल जी काफी ज्यादा डर गई थी और उनका फोन छूटकर जमीन पर गिर गया था। गोली कहां से चल रही थी ये पता नहीं चल रहा था। ड्राइवर तेजी से कार को आगे की तरफ बढ़ाता है। कार बुलेट प्रूफ नहीं थी, इसलिए शीशे टूट चुके थे। ड्राइवर स्पीड बढ़ाते हुए घबराकर बोला, मैडम नीचे झुककर बैठ जाए। शीतल जी नीचे झुककर बैठ जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। उनका दिमाग बिल्कुल तुब्बाली हो गया था। दूसरी तरफ अनंत को अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कुछ गलत हो रहा हो। वह अपने कदम पीछे लेने लगी। ये सब देखकर वैशाली जी, जो अनंत को सच्चाई बता रही थी, अचानक रुक गईं। उन्होंने परेशान होकर पूछा, अनंत क्या हुआ है? अनंत अभी भी अपने कदम पीछे ले रही थी। अचानक ही उसकी मुट्ठी बंद हो गई और उसने बिना भाव से कहा, मैं अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ। इतना कहते ही उसने किसी की तरफ नहीं देखा। वह मुड़ी और भागते हुए बाहर की तरफ जाने लगी। उसके इस रिएक्शन से हर कोई हैरान हो गया। वहीं कुंज के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा डार्क हो गए। तो दोस्तों, अब आगे स्टोरी में क्या होगा जानने के लिए स्टोरी को पूरा सुने और हमारे चैनल SS एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। 97 डर और एक्सीडेंट। अब आगे। अनंत जब कुंज के पर्सनल विला से बाहर निकलकर कार में रोड पर आती है, तभी उसे दूर एक ब्लैक कलर की कार खड़ी दिखाई देती है। इस कार को देखते ही अनंत की आंखों में एक चमक आ जाती है। वह भागते हुए उस कार के पास जाती है और जल्दी से गेट खोलकर अंदर बैठ जाती है। उसने कार को स्टार्ट करते हुए खुश होकर कहा, तारांकन, लिटिल ब्यूटी, तुम इतनी जल्दी आ गई। अब जल्दी से अपना नेविगेशन ऑन करो और मॉम की लोकेशन ट्रैक करके मुझे बताओ कि वह इस वक्त कहाँ है। तारांकन, तारांकन। लिटिल ब्यूटी अनंत की दिल की धड़कनों को स्कैन कर पा रही थी। उसने गंभीर होकर कहा, मास्टर, आपके दिल की धड़कनें कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई है। इसका मतलब मामला गंभीर है और मैंने पहले ही आपकी मॉम को ढूंढना शुरू कर दिया है। तारांकन। अनंत कार में लगे इलेक्ट्रॉनिक मैप को देख रही थी। वह तेजी से अपनी कार को आगे बढ़ा रही थी। तभी लिटिल ब्यूटी की गंभीर आवाज अनंत के कानों में पड़ी, तारांकन, मास्टर, मैंने उनके फोन को ट्रैक कर लिया है। उनका फोन इस वक्त आधे घंटे की दूरी पर एक सुनसान इलाके में है। मेरी जानकारी के अनुसार उस इलाके में कोई आता जाता नहीं है। वहां ज्यादातर हमले होते रहते हैं, लेकिन ये हमला कौन करता है कोई पता नहीं कर पाया। इस जगह के बारे में कई बार रिपोर्ट हुई है कि यहाँ चोरों का आना जाना लगा रहता है। तारांकन। ये सुनते ही अनंत ने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसे अपनी मॉम की बहुत चिंता हो रही थी। वह जितनी तेज हो सके उतनी तेज गाड़ी बला रही थी, मगर रोज के मुकाबले आज सड़कों पर ज्यादा गाड़ियां थीं। दूसरी तरफ कुंज भी विला से बाहर निकल आया था। उसने आसपास नजर दौड़ाकर देखा तो अनंत कहीं भी नहीं दिखा। कुंज आज खुद ही अपनी कार ड्राइव करने वाला था। मिस्टर सिंह उसे रोकते हुए बोले, तारांकन, कुंज, ड्राइवर को लेकर जाओ, तुम्हारे लिए। तारांकन। मगर कुंज ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी, बल्कि उनकी पूरी बात सुनने से पहले ही ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसके निकलते ही मिस्टर सिंह गुस्से से चिल्लाने वाले थे कि तभी वैशाली जी उन्हें समझाते हुए बोली, भले ही उसकी याददाश्त चली गई है, लेकिन उसे देखकर लग रहा है कि उसे कार ड्राइव करना आती होगी और हम उसके पीछे गार्ड भेज सकते हैं। इतना कहकर उन्होंने जल्दी से गार्डों को कुंज के पीछे भेज दिया। मगर वैशाली जी को भी थोड़ी चिंता हो रही थी। उन्होंने जल्दी से अपना फोन निकालकर शीतल जी को कॉल किया, मगर शीतल जी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। अब वैशाली जी को भी चिंता होने लगी थी।
वहीं दूसरी तरफ अनंत तेजी से ड्राइव करते हुए फाइनली उस जगह पर पहुंच गई जहां पर शीतल जी पर हमला हुआ था। वह जैसे ही कार से बाहर निकला उसने दूर एक कार देखी, मगर उस कार की हालत बहुत खराब थी। वह उल्टी पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि गोलीबारी के साथ साथ उसका बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ है। आसपास खून बिखरा हुआ था। अनंत का दिल जोर से धड़कने लगा। उसका शरीर कांपने लगा। वह घबराती हुई आवाज में बोली, मामा मोमा। इतना कहते हुए वह जमीन पर बैठकर कारक अंदर देखने की कोशिश करती है, मगर वहां कोई भी नहीं था। ये देखकर उसे थोड़ी राहत मिली। वह अपनी जगह पर खड़ी हो गई, मगर उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। वह जल्दी से भागते हुए अपनी कार के पास गई और घबराते हुए बोली, लिटिल ब्यूटी, स्कैन करके बताओ कि आसपास तुम्हें कोई इंसान नजर आ रहा है। लिटिल ब्यूटी जल्दी से एक्टिव हो गई। उसने 100 मीटर तक की दूरी अच्छे से स्कैन की। फिर अनंत से बोली, नहीं मास्टर, आसपास कोई भी इंसान नहीं है। ये सुनकर अनंत और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। वह खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, अगर मॉम की कार यहाँ है तो मॉम कहाँ है? तभी लिटिल ब्यूटी जल्दी से बोलती है, मास्टर, आपकी मॉम का फोन कार से 15 कदम की दूरी पर ही होगा, क्योंकि मैं उसकी लोकेशन अभी भी ट्रैक कर पा रही हूँ। तारांकन। ये सुनकर अनंत जल्दी से फोन को ढूंढने लगती है। फाइनली उसे फोन मिल जाता है, मगर फोन के ऊपर भी खून लगा हुआ था। अनंत को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह फोन को उठाते हुए आसपास देखकर शीतल जी को पुकारने लगती है, मॉम, मॉम, क्या आप आसपास हैं, मॉम? तारांकन। मगर शीतल जी की कोई भी आवाज उसे सुनाई नहीं देती। अनंत घुटनों के बल बैठ जाती है। पहली बार उसे इतना डर लग रहा था। फिर उसने खुद को शांत करते हुए फोन को चेक किया। फोन अभी भी अच्छे से काम कर रहा था। उसने मैसेज और कॉल लिस्ट को चेक किया तो उसमें 2 अननोन नंबर देखे, मगर उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वह उन अननोन नंबरों के बारे में पता करे। वह जल्दी से अपनी कार के अंदर बैठ जाती है और गाड़ी स्टार्ट करते हुए लिटिल ब्यूटी को गुस्से में ऑर्डर देती है, तारांकन, गूगल पर सर्च करो और मुझे बताओ कि आसपास कितने हॉस्पिटल हैं। हो सकता है मॉम को चोट लगी हो और वह खुद हॉस्पिटल चली गई हो, या किसी ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया हो। तारांकन। लिटिल ब्यूटी जल्दी से हॉस्पिटल्स के बारे में चेक करती है। काफी खोजबीन के बाद फाइनली एक अस्पताल में अनंत को शीतल जी मिल जाती है। वह रिसेप्शनिस्ट से उनके वार्ड नंबर पूछता है तो पता चलता है कि शीतल जी को इमरजेंसी रूम में ले जाया गया है। ये सुनकर अनंत जल्दी से भागते हुए इमरजेंसी रूम की तरफ जाने लगती है। उसे इस वक्त अपनी हालत की कोई परवाह नहीं थी, भले ही वह प्रेग्नेंट थी। जैसे ही वह इमरजेंसी रूम के पास पहुंचती है, उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं। उसने घुटनों पर हाथ रखकर खुद को संभालने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने सामने की तरफ देखा, उसका चेहरा और भी ज्यादा गंभीर हो गया, क्योंकि सामने मिस्टर आहूजा और यश खड़े थे। उन्हें देखते ही अनंत की आंखों में गुस्सा झलकने लगा। वह कुछ कहती, इससे पहले ही उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। इस आवाज को सुनते ही अनंत का चेहरा फीका पड़ गया। गौरवी, जो अनंत के पीछे थी, जल्दी से उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए फिक्र भरी आवाज में बोली, अनंत, चिंता मत करो, तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं होगा। मैं वही इंसान हूं जिसने तुम्हारी मॉम को बचाया और उन्हें अस्पताल लेकर आई। तारांकन। गौरवी के चेहरे पर भले ही चिंता नजर आ रही थी, मगर अंदर ही अंदर वह अनंत को इस हालत में देखकर बहुत खुश थी। अनंत ने तुरंत उसका हाथ झटक दिया और गुस्से में मिस्टर आहूजा के पास जाकर बोली, कहीं आप लोगों ने ये सब तो नहीं किया है? मिस्टर आहूजा, आपको हमेशा से मेरी मॉम से प्रॉब्लम रही है, क्योंकि मेरी मॉम ने आपको डिवोर्स देने से मना कर दिया। इसी वजह से आप अपनी उस रखेल से शादी नहीं कर पा रहे। जैसे ही उसने ये कहा, यश गुस्से से बोला, अनंत, मेरी मॉम को रखेल कहने की कोशिश मत करो। तारांकन। अनंत उसे देखकर गुस्से से हंसकर बोली, बेहतर होगा कि एक नाजायज बेटा बीच में न बोले। और क्या कहा? तुम्हारी मॉम रखेल नहीं है। जहां तक मुझे पता है, मिस्टर आहूजा और मेरी मॉम की शादी काफी पहले ही हो चुकी थी।
उसके बाद तुम्हारी मॉम ने मिस्टर आहूजा को ट्रैप करके फंसा लिया और आज तक वो उनकी रखेल हैं, जिन्होंने तुम जैसे नाजायज बेटे को जन्म दिया। जैसे ही अनंत ने ये कहा, मिस्टर आहूजा गुस्से से अपना हाथ उठाते हुए चिल्लाए, अनंत। तो अब आगे स्टोरी में क्या होगा जानने के लिए स्टोरी को पूरा जरूर सुनिए और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी करिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। 98 अनंत का बेहोश होना और कुंज केयर। अनंत ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, मगर उसे कोई भी थप्पड़ नहीं पड़ता है, मगर उसे एक जोरदार थप्पड़ की आवाज जरूर सुनाई देती है। अनंत हैरानी से अपनी आंखों को खोलकर सामने की तरफ देखती है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि कुंज खड़ा था। कुंज को देखते ही अनंत को अपने दिल में एक गर्माहट का एहसास होता है, मगर मिस्टर आहूजा की आवाज सुनकर वह जल्दी ही अपने होश में आ जाती है। मिस्टर आहूजा के चेहरे पर उंगलियों के निशान दिख रहे थे। वह अपने गाल को सहलाते हुए गुस्से से कुंज से बोले, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? मैं तुमसे उम्र में कितना बड़ा हूं, कम से कम तुम्हें इस बात का लिहाज तो करना चाहिए। मिस्टर आहूजा अपने गुस्से में भूल चुके थे कि उनके सामने कोई और नहीं बल्कि सिंह परिवार का वारिस कुंजवर्धन सिंह खड़ा था। कुंज की आंखें और भी ज्यादा ठंडी हो जाती है। वह अपना एक कदम बढ़ाता है। मिस्टर आहूजा एक पल के लिए डर जाते हैं और वह जल्दी में अपने कदम पीछे ले लेते हैं। धीरे धीरे उनके अंदर डर फैलने लगता है। तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कुंज से कितनी बदतमीजी से बात की है। अगले ही पल उनका बर्ताव बदल जाता है और वह डरते हुए बोलते हैं, मिस्टर कुंज, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब कुछ इस अनंत की गलती है, आप चिंता मत करिए। आपके थप्पड़ मारने से मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है और ना ही मैं आपके खिलाफ कोई भी केस करने वाला हूँ। ये सुनकर कुंज अपनी आईब्रो ऊपर कर लेता है, फिर ठंडे तरीके से मुस्कुराते हुए गहरी आवाज में पूछता है, तो आप मुझ पर केस करना चाहते हैं? उसकी आवाज ऐसी थी मानो कोई शैतान बोल रहा हो। मिस्टर आहूजा घबरा कर बोले, नहीं नहीं, मैं हिम्मत नहीं कर सकता हूँ। मिस्टर कुंज, क्या आप यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि अनंत ने आपको फिर से परेशान किया है? अगर ऐसा है तो मैं आपको बता दूं, मैंने अनंत से पहले ही पारिवारिक रिश्ते तोड़ दिए हैं। अब उसका और आहूजा खानदान का कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि आहूजा खानदान कभी भी अनंत जैसे गे को एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक बार को तो हम उसे एक्सेप्ट कर भी लेते, मगर जब से मुझे पता चला है कि वह आपको परेशान कर रहा है, तब से मैंने उसे समझाने की कोशिश की है, मगर फिर भी वह आपके पीछे पड़ा था। यश ने भी मुझे बताया कि कैसे जब आप उसके कॉलेज गए थे तो वह आपके ऊपर गिर गया था और जानबूझकर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। ये काफी ज्यादा शर्मिंदा करने वाली बात है, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। यही नहीं, मुझे यश ने बताया कि अनंत ने आपके लिए कितनी बार प्रॉब्लम क्रिएट की। वो तो आपका बड़प्पन था कि आपने उसके साथ ज्यादा कुछ भी नहीं किया है, वरना जैसी उसकी हरकतें हैं उस हिसाब से तो आपको उसे मार देना चाहिए था। मिस्टर आहूजा के मन में जो कुछ भी आ रहा था वह बस बोले जा रहे थे। वही कुंज की आंखें और भी ज्यादा डेंजरस होती जा रही थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था कि मिस्टर आहूजा अनंत के बारे में ऐसी बातें कर रहे थे। उसने यश की तरफ देखा, फिर बहुत ही शानदार आवाज में मिस्टर आहूजा से पूछा, क्या कहा है आपके बेटे ने? मैंने तो सुना है आहूजा खानदान में सिर्फ एक ही वारिस है और वह अनंत है। मैंने कभी भी यश के बारे में नहीं सुना है कि आपका और मिसेज शीतल का कोई दूसरा बेटा है। फिर यश आपका बेटा कैसे हुआ? वह जानबूझकर यह सवाल पूछ रहा था। वही अनंत समझ गई थी कि कुंज बस उसके डैडी को शर्मिंदा कर रहा है। मिस्टर आहूजा को समझ नहीं आया कि वह क्या बोले। तभी यश जल्दी से बोल पड़ा, डैडी, बहुत जल्दी ही अनंत की मॉम को डाइवोर्स देने वाले हैं और मेरी मॉम से शादी करने वाले हैं। ये सुनकर कुंज इंटरेस्ट के साथ बोला, मतलब तुम आहूजा खानदान के नाजायज बेटे हो? लेकिन जब मैं अंदर आ रहा था तो मैंने कई लोगों से सुना वह तुम्हें आहूजा खानदान का वारिस कह रहे थे। क्या सच में एक नाजायज बेटा वारिस बनने के लायक है? क्या तुम में कोई ऐसी क्वालिटी है कि तुम वारिस कहलाओ? इतना कहते ही वह यश को बहुत ही गौर से देखने लगता है।
यश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, उसकी तो बोलती ही बंद हो गई थी, मगर वह गुस्से से अनंत को देख रहा था। गौरवी, जो कब से चुपचाप खड़ी थी, वह बस अनंत को ही देखे जा रही थी। उसने नफरत से अनंत को देखा, फिर जल्दी से खुद को कुंज की बाहों में फेंकते हुए बोली, कुंज, मुझे पता है तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है और यह अनंत तुम्हें बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है। इसने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया है, इसकी बातों में मत आओ। गौरवी ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे उसे पता ही ना हो कि अनंत एक लड़की है। वह ऐसे बोल रही थी जैसे अनंत एक लड़का ही है। उसकी एक्टिंग स्किल्स देखकर अनंत का मुंह बन जाता है, मगर उसे इस वक्त सबसे ज्यादा चिंता अपनी मॉम की थी। उसने उन सब को इग्नोर किया और आईसीयू की तरफ देखने लगती है। ठीक उसी वक्त एक डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर को देखते ही अनंत घबराते हुए पूछती है, डॉक्टर, मेरी मॉम कैसी है? क्या वह ठीक तो है ना? डॉक्टर उसे बहुत ही गौर से देखते हैं, उसके बाद सीरियस होकर बोले, पेशेंट इस वक्त खतरे में है, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। इतना कहते ही वह जल्दी से वहां से चले जाते हैं। वही अनंत तो अपनी जगह पर शक से खड़ी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी मॉम को कुछ हो गया तो वह क्या करेगी। उसके पिछले जन्म में भी वह अकेली रह गई थी। उसे पता ही नहीं चला था कि उसके मॉम और डैड कब उसे छोड़कर चले गए। उसके बाद उसने अपनी जिंदगी अकेले ही गुजार दी थी। उसे कभी किसी का प्यार नहीं मिला, केवल एलेक्स और उसके कुछ दोस्त ही थे जो उसका ध्यान रखते थे, मगर अनंत को प्यार चाहिए था। उसे अपने इस नए जन्म में एक प्यार करने वाली माँ मिली थी, वह उन्हें खोना नहीं चाहती थी। वह कसके अपनी मुट्ठी बंद करके अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। कुंज ने जब अनंत को देखा, तो वह उसकी बॉडी को कांपते हुए महसूस कर पा रहा था। वह उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। अनंत को अपनी पीठ पर एक गर्माहट का एहसास होता है। वह एकदम से पलटी है और कुंज को गले लगा लेती है। मगर उसने अपने इमोशंस को किसी के सामने नहीं दिखाया था। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, मगर कुंज एक चीज साफ देख पा रहा था कि वह जख्मी हुई है। वह उसके बालों में हाथ रखते हुए बहुत ही धीमी और प्यार भरी आवाज में बोला, मॉम ठीक हो जाएंगी, रिलैक्स। इतना कहते ही वह अपना हाथ उसके कमर पर रख देता है। ये सब देखकर तो मिस्टर आहूजा और यश हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इनफैक्ट दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर कुंज को हुआ क्या है, जब वह अनंत के साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रहा था। गौरवी तो जलकर राख हो चुकी थी। वह कुछ अटेंशन पाने के लिए फिक्र भरी आवाज में अनंत से बोली, अनंत, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी मॉम को जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया और मैं अभी पेमेंट करके आती हूं ताकि हॉस्पिटल वाले ट्रीटमेंट में कोई भी लापरवाही ना करें। इतना कहते ही जैसे ही वह वहां से जाने वाली थी कि अचानक सौरभ वहां पर आ जाता है। उसने गौरवी को इग्नोर करते हुए कुंज को देखकर रिस्पेक्ट से कहा, प्रेसिडेंट, मैंने सारे अरेंजमेंट कर दिए हैं, यहां तक कि वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर की टीम को भी बुला लिया है, वह कुछ ही देर में यहां आते होंगे। ये सुनकर गौरवी रुक जाती है। वह दांत पीसते हुए अनंत को देख रही थी, जो अभी भी किसी को गले लगाए खड़ी थी। ऐसे ही लगभग 1 घंटा बीत गया था, मगर शीतल जी की कंडीशन के बारे में अभी तक किसी को पता नहीं चला था। कुंज ने काफी कोशिश की, मगर अनंत बेंच पर बिल्कुल भी बैठ नहीं रही थी। वह खड़ी थी और काफी बेचैन थी। कुंज को धीरे धीरे गुस्सा आने लगा था। वह अनंत के कंधे को कस के दबाते हुए दांत पीसकर उसके कान में बोला, सुगर डैडी, बेंच पर बैठो और मेरी बातों को इग्नोर करने की कोशिश मत करो, अदरवाइज तुम सोच भी नहीं सकती क्या होगा। अनंत उसकी आंखों में देखती है। अनंत रो नहीं रही थी, मगर उसकी आंखें चमक रही थी क्योंकि उसकी आंखों में आंसू थे। कुंज आगे उसे डांट नहीं पाया। वह अपनी आंखें बंद करके अपने गुस्से को शांत कर लेता है। फिर उसके बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से बोला, तुम्हें पता है तुम्हारी हेल्थ भी इस वक्त ठीक नहीं है, बाकी मैं सब देख लूंगा, अभी तुम चुपचाप बैठो वरना मैं तुम्हें घर भेज दूंगा। अनंत इस बार उसकी बात मानकर बेंच पर बैठ जाती है, मगर तभी उसे कुछ याद आता है और वो मिस्टर आहूजा को घूमते हुए बोली, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मुझे ये तो पता है आपको मेरी मॉम की फिक्र नहीं है,
लेकिन आप यहाँ क्यों हैं, ये समझ नहीं आ रहा। 1 मिनट, आहूजा कॉर्पोरेशन के कुछ % शेयर मॉम के नाम है। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो वह सारे शेयर्स मेरा नाम हो जाएंगे, इसलिए आप मौके का फायदा उठाकर सब कुछ अपने नाम करना चाहते हैं। मिस्टर आहूजा कुंज के सामने कुछ बोल नहीं पा रहे थे, वरना उनके बस चलता तब वह अनंत को डांट देते। उन्होंने बहुत ही प्यार से कहा, बेटा तुम जितना बड़ा मुझे समझते हो उतना मैं नहीं हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी बीवी के लिए आया हूँ, क्योंकि अभी तक हमारा एवज नहीं हुआ है, इसलिए वह मेरी बीवी है। इतना कहते ही वह चुपचाप खड़े हो गए। अनंत अब सोचने लगी थी कि आखिर उसकी मॉम के साथ यह सब कौन कर सकता है। उसे सबसे पहले शक आहूजा परिवार पर ही था, उसके बाद गौरवी पर, क्योंकि इनसे अलावा उसका और कोई दुश्मन था भी नहीं। वह कुंज के सीने पर अपना सिर रखकर आंखें बंद कर लेती है। कुंज को अच्छे से समझ आ रहा था कि वह क्या सोच रही है। यश ने देखा है कि किसी का भी ध्यान उसके ऊपर नहीं है, तो वह चुपचाप हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। अस्पताल से बाहर निकलते ही उसने किसी का कॉल किया। कॉल जैसे ही कनेक्ट हुआ, यश गुस्से से बोला, मॉम, आपने तो कहा था कि आपका प्लान सक्सेसफुल होगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर तो अनंत की मॉम अभी भी जिंदा है और आईसीयू के अंदर है। इस हालत में आप डैडी से कैसे शादी करेंगे? आपको पता है, सभी लोग मुझे नाजायज बोल रहे हैं। इस नाम को सुन सुनकर मैं गुस्से में पागल हो रहा हूँ। मैं चाहता हूँ लोग मुझे आहूजा खानदान के असली बेटे के नाम से जाने और उसे अनंत को पूछे भी ना। और ये दादा भी ना, पता नहीं इन्हें क्या पड़ी थी जो ये हॉस्पिटल आए हुए हैं। दूसरी तरफ से यश की मॉम एक पल के लिए शांत हो जाती है, मगर फिर हंसते हुए बोली, बेटा चिंता मत करो, वैसे भी मेरे हाथ एक बहुत बड़ा राज लग गया है। अगर शीतल जिंदाबाद भी चाहती है तो वह कभी भी मेरे खिलाफ नहीं जाएगी। मैं जो कहूंगी उसे मनाना होगा और वह खुद डाइवोर्स देगा। सिर्फ डाइवोर्स नहीं देगी, बल्कि आहूजा कॉर्पोरेशन में उसके जितने भी शेयर्स हैं वह भी मुझे देगा। ये सब कहते वक्त उनकी आवाज बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी, जिसे यश समझ नहीं पा रहा था। वह कुछ पूछता है, उससे पहले ही उसकी मॉम आगे बोलती है, अच्छा ठीक है, अब मैं कॉल कट करती हूँ और तुम परेशान मत हो, सब कुछ अभी भी मेरे कंट्रोल में रहेगा। इतना कहते ही कॉल कट कर देती है। वही यश कंफ्यूज होकर बोला, आखिर मॉम को क्या राज पता चल गया है जो वह इतनी ज्यादा खुश थी। कुंज महसूस कर पा रहा था कि अनंत कोई हलचल नहीं कर रही है। वह अपना सिर नीचे करके अनंत को देख रहा था। उसे कुछ अजीब महसूस हुआ और वह अपने हाथ को अनंत के गालों पर रखता है, फिर उसे सहलाते हुए पुकारता है, शुगर डैडी, ओपन योर आइज, तुम्हें काफी देर से कुछ भी नहीं खाया है, शुगर डैडी। मगर अनंत कोई रिस्पांस नहीं कर रही थी। कुंज उसे खुद से थोड़ा सा अलग करता है, तो अगले ही पल अनंत की पूरी बॉडी ढीली पड़ गई और वह जमीन पर गिरने लगी, मगर कुंज उसे जल्दी से पकड़ लेता है। अनंत इस वक्त बेहोश थी। ये देखकर कुंज का चेहरा डार्क पड़ गया। सौरभ, जो अभी अभी कुछ खाने को लेकर आया था, ने देखा। वह बहुत गुस्से में था। कुछ नहीं, अनंत को गोद में उठाया और गुस्से से चिल्लाया, डॉक्टर। कुछ देर बाद अनंत एक वार्ड में लेटी हुई थी। कुंज उसके बगल में बैठा हुआ था और काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। डॉक्टर डरे हुए थे। कुंज गुस्से से बोला, उसे होश क्यों नहीं आ रहा है? आधे घंटे हो चुके हैं, उसे होश में लेकर आओ। सीनियर डॉक्टर डरकर बोले, मिस्टर कुंज, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर शायद भूख और स्ट्रेस के कारण वह बेहोश हो गए हैं। ऊपर से हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। क्या हम इनका बॉडी चेकअप कर सकते हैं? क्योंकि एक लड़का प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। उन डॉक्टरों को भी खुद पर शक हो रहा था कि क्या वे असल में डॉक्टर हैं, पर उन्होंने बार बार अनंत का चेकअप किया और उन्हें बार बार यही पता चला कि अनंत प्रेग्नेंट है। सभी डॉक्टर बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे और कंफ्यूज भी थे। वहीं कुंज गुस्से में बोला, गेट आउट, और यह न्यूज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर मुझे पता चला कि तुम लोगों ने प्रेग्नेंट वाली न्यूज़ बाहर फैलाई है, तो वह दिन तुम लोगों की जिंदगी का आखिरी दिन होगा।
डॉक्टर डरते हुए जल्दी से भाग जाते हैं। उनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वह ये बात कभी किसी को बता भी सके। अब कुंज अपनी गहरी नजरों से अनंत को देख रहा था, जिसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। अनंत बहुत शरारती थी और ज्यादातर कुंज के साथ छेड़खानी करती थी, इसलिए कुंज उसे इतना शांत देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अब आगे स्टोरी में क्या होगा जानने के लिए हमारे चैनल SS एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और कमेंट करके बताएगा ये स्टोरी आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।